Hello everyone, welcome to our YouTube channel for excellent English learning. But before beginning our journey of English learning, first of all, I would like to thank YouTube, which has enabled us to interact in this manner and which has in fact made the very idea of our foundation's mission possible. I would also like to thank Google, which has immensely enhanced my knowledge and thereby has made it optimum to teach you pure English. दोस्तों, मैं अमित जैन जयपुर राजस्थान से हूं और राजस्थान की सिविल सर्विस में कार्यरत हूं। प्योर इंग्लिश सीखना सिखाना मेरा पैशन है, इसलिए मैं एक एजुकेशनल फाउंडेशन से भी वॉलंटियर के रूप में जुड़ा हुआ हूं। हमारे फाउंडेशन का नाम है कर्तव्य एजुकेशनल फाउंडेशन और इसका मिशन है अपने देश के बहुसंख्यक हिंदी भाषियों को हिंदी भाषा में प्योर इंग्लिश सिखाना। लेकिन प्योर इंग्लिश सीखने के लिए हमें इंग्लिश को शुरुआत से ही सिस्टमैटिकली सीखना होगा, यानी हमें सीधे इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने से पहले सेंटेंस से छोटे लेवल्स को भी समझना होगा। इस दृष्टि से देखें तो हमें सेंटेंस लेवल पर सेंटेंस से पहले क्लॉज और क्लॉज से पहले फ्रेज को समझना होगा, लेकिन उससे भी पहले हमें वर्ड लेवल पर वर्ड से पहले मॉर्फीम और मॉर्फीम से पहले लेटर को समझना होगा। अब आप सोचेंगे कि लेटर के लेवल पर भला हमें क्या समझना है? हम सभी ए से जेड तक के 26 लेटर्स या वर्णों वाली पूरी इंग्लिश अल्फाबेट या वर्णमाला को जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में पढ़ने और लिखने के लिए यूज होने वाले स्टैंडर्ड अल्फाबेट के ये 26 लेटर्स किसी वर्ड को बोलने के लिए यूज होने वाली सभी प्रकार की साउंड्स या ध्वनियों को क्लियरली नहीं बता पाते। जैसे इंग्लिश में सिट शब्द में एस से ध्वनि को एस लेटर से लिखते हैं, जबकि सिडी शब्द में उसी से ध्वनि को सी लेटर के रूप में लिखा जाता है। इसलिए इंग्लिश में उच्चारण की प्रत्येक ध्वनि को हूबहू और हमेशा एक निश्चित प्रकार के सिंबल या संकेत चिन्ह में लिखने के लिए एक ध्वनि संबंधी वर्णमाला या फोनेटिक अल्फाबेट भी होती है, जिसके संकेत चिन्हों को ध्वनि चिन्ह या फोनीम्स कहा जाता है। फोनीम्स शब्द में ये जो फोन है इसका अर्थ है साउंड यानी ध्वनि, यानी इंग्लिश में एक नहीं बल्कि दो अल्फाबेट या वर्णमालाएं होती हैं। जिस प्रकार इंग्लिश में पढ़ने और लिखने के लिए स्टैंडर्ड अल्फाबेट या मानक वर्णमाला के वर्ण या लेटर्स काम लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बोलने के लिए फोनेटिक अल्फाबेट या ध्वनि संबंधी वर्णमाला के ध्वनि चिन्ह या फोनीम्स यूज किए जाते हैं। फोनेटिक अल्फाबेट में या ध्वनि संबंधी वर्णमाला में 44 ध्वनि चिन्ह या 44 फोनीम्स होते हैं, जो उच्चारण में काम आने वाली सभी प्रकार की 44 ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। इंग्लिश में सही उच्चारण सीखने के लिए उच्चारण की ध्वनियों के इन ध्वनि चिन्हों या फोनीम्स को सीखना अनिवार्य है। इंग्लिश डिक्शनरी में किसी वर्ड की स्पेलिंग 26 लेटर्स में लिखने के बाद उसका प्रोनाउंसिएशन इन्हीं 44 फोनीम्स के रूप में दो स्लैशेस या तिरछी रेखाओं के बीच में लिखा जाता है। जैसे सिट शब्द का प्रोनाउंसिएशन
दो तिरछी रेखाओं के बीच एस, आई और टी फोनीम्स के रूप में लिखा जाता है और सिटी शब्द का प्रोनाउंसिएशन दो तिरछी रेखाओं या स्लैशेस के बीच एस, आई, टी और आई के रूप में लिखा जाता है। समान रूप से ई की ध्वनि बनाने वाली ये आई और ये आई एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें थोड़ी बहुत भिन्नता है और अक्सर ये वाली आई सेमी वाउअल वाई के शब्द के अंत में आने पर बनती है। हालांकि बाद में हम इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। इन दोनों उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बताने वाले फोनेटिक अल्फाबेट के 44 फोनीम्स में सिट शब्द की स ध्वनि को भी एस फोनीम के रूप में लिखा जाता है और सिटी शब्द की स ध्वनि को भी एस फोनीम के रूप में लिखा जाता है। और इसी तरह किसी भी अन्य शब्द की स ध्वनि को हूबहू और हमेशा एस फोनीम के रूप में ही लिखा जाएगा। इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स या मूल भाषियों को बचपन से ही लिखने और पढ़ने के लिए स्टैंडर्ड अल्फाबेट सिखाने के साथ साथ बोलने के लिए फोनेटिक अल्फाबेट भी सिखाई जाती है। उन्हें प्रोनाउंसिएशन के लिए फोनेटिक अल्फाबेट के 44 फोनीम्स और उन फोनीम्स के माध्यम से प्रोनाउंसिएशन रूल्स सिखाए जाते हैं, जबकि हमें ये सब कभी नहीं सिखाया जाता, क्योंकि हम इंग्लिश को भी हमारे अनुभव वाली हिंदी जैसी फोनेटिक या ध्वन्यात्मक या ध्वनि सम्मत भाषा ही समझ लेने की भूल करते हैं, जिसमें बोलने के लिए अलग से किसी ध्वनि संबंधी वर्णमाला की आवश्यकता नहीं होती। वैसे हम अपने इंग्लिश लर्निंग की विधिवत शुरुआत एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बताने वाले फोनेटिक अल्फाबेट के 44 फोनीम्स और उनमें बने प्रोनाउंसिएशन रूल्स से ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारी कुछ कॉमन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स बताना चाहूंगा, जो कैसे हम सिंपल से प्रोनाउंसिएशन रूल्स जानने के बाद सुधार सकते हैं। अच्छा, वैसे सिटी, ये जो सी लेटर है, इसकी दो साउंड्स होती हैं। एक होती है सॉफ्ट सी यानी स और एक होती है हार्ड सी साउंड यानी क। जब सी लेटर के बाद ई, आई या वाई वाउअल लेटर आता है तो सी की सॉफ्ट साउंड स बनती है, अन्यथा स्थिति में सी की हार्ड साउंड क बनती है। और यहां हम देख रहे हैं कि सिटी शब्द में सी के बाद आई वाउअल लेटर आया है, इसलिए इस सी की यहां पे स ध्वनि बन रही है। चलिए अब हम हमारी कुछ अन्य कॉमन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स देखते हैं, जो कैसे हम प्रोनाउंसिएशन रूल्स जानने पर आसानी से सुधार सकते हैं। देखिए, आप कभी किसी को न्यू ईयर विश करते हैं तो उसे कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, जबकि रूल ये कहता है कि जब Y और W भी एक सेमी वाउअल है, तो ये दोनों सेमी वाउअल जब किसी शब्द के शुरू में होते हैं या इनफैक्ट किसी सिलेबल के शुरू में होते हैं, तो इनकी जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, नेचुरल कॉन्सोनेंट साउंड, वो बनती है। तो Y की कॉन्सोनेंट साउंड होती है ये, जैसे यस, यू, यंग, इनमें सब में यह साउंड बन रही है। इसी तरह ईयर, क्योंकि Y लेटर से शुरू हुआ है, इसलिए Y की कॉन्सोनेंट साउंड यह बनेगी और यह कहलाएगा ईयर। आर ब्रिटिश जो है वो नॉन रॉडिक है, उसमें आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। अमेरिकन रॉडिक है, उसमें आर का प्रोनाउंसिएशन होगा। लेकिन ये श्वा जो है, ये अमेरिकन यूज नहीं करते, ये एक डिफ्थोंग है, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन इसे कहा जाएगा ईयर, नॉट ईयर।
हम कह देते हैं हैप्पी न्यू ईयर, रॉन्ग, दैट इज हैप्पी न्यू ईयर। और यहां मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर आप एक बार कोई ध्वनि, एक बार कोई साउंड, एक बार कोई प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग सीख लेते हैं तो उसको सुधारने में आपको बहुत जोर आता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे मुझे ईयर शब्द को हर सिचुएशन में सही प्रोनाउंस करने के लिए उसे 100 बार के करीब दोहराना पड़ा था। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप भी करके देख लीजिएगा। अच्छा हाँ, ईयर के अलावा जो मैंने बताया कि डब्ल्यू, डब्ल्यू भी एक क्या है, सेमी वाउअल है। इसीलिए जो हम ये वाउअल शब्द ढंग से नहीं बोल पाते, वो उसका कारण यह है कि हम यहां डब्ल्यू को एक सेमी वाउअल या वाउअल के रूप में यहां देख ही नहीं रहे। हम डब्ल्यू को सिर्फ एक कॉन्सोनेंट मानते हैं और उसकी व ध्वनि निकालते हैं हमेशा। तो हम इसको बोल देते हैं वाउअल, या इस ओ डब्ल्यू जो एक वाउअल थीम है, इसकी साउंड सिर्फ ए यू यानी आउ ही नहीं बनती है, इसकी साउंड आउ ही नहीं बनती है, इसकी साउंड ओ भी बनती है। दिस वन, ये ओ, इसकी साउंड ओ डब्ल्यू की ओ भी बनती है। इसलिए हम कंफ्यूज, जैसे बोल, हम उसको बाउल कह देते हैं जबकि वो होना चाहिए बोल, और ये है वाउ। जैसे खाओ, वाउ, बाउ। अच्छा, ये बाउ जो है, बाउ भी होता है जिसमें हम प्रदर्शन, किसी को आदर प्रदर्शित करने के लिए थोड़ा सा झुकते हैं, और ये बी ओ डब्ल्यू ही बो भी होता है, जैसे बो एंड एरो, धनुष, गांठ, वो बो टाई, ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो वाव है, इसमें ये डब्ल्यू एक वाउअल की तरह काम आ रहा है और ओ के साथ वाउअल टीम बना रहा है, जिससे ए यू यानी आओ साउंड निकल रही है। और उसके बाद जो एक और वाउअल लेटर आ गया, अगर ये तीसरा भी यहां घुसने को कोशिश करता है, वाउअल टीम दो की होती है अक्सर, तीसरा घुसने की कोशिश करेगा तो उसे एक छोटी सी साउंड श्वा, रिड्यूस साउंड श्वा दे दी जाती है, दैट इज लाइक हाफ अ सिंपल। सो इट विल बी वाउअल, वाउअल, नॉट वोवल या वावल, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये हम एक्चुअली गलती इसलिए कर बैठते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि डब्ल्यू भी वाई की तरह एक सेमी वाउअल है। अच्छा, अब इसके बाद चलिए अब हम थोड़े दूसरे उदाहरण लेते हैं। बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव को बोलते हैं एडजेक्टिव, जबकि जब किसी वाउअल के बाद और जी और जे लेटर से पहले डी लेटर आता है तो वो साइलेंट होता है। जैसे जैसे हम देखेंगे कि एडजेक्टिव में क्या हो रहा है, उसमें एडी प्रीफिक्स लग रहा है और उसके बाद जेक्टिव, दिस वन, दिस वन, इसमें एड प्रीफिक्स लग रहा है एंड देन आफ्टर इट कम्स एज जेक्टिव। बट द रूल इज कि अगर इस जीजे के बाद ये साला डी आया, वाउअल के बाद की कहानी है, अगर एक वाउअल के बाद अपने जीजे से पहले साला डी आ गया तो साला चुप रहेगा, जीजा ही बोलेगा, और ये जीजा बोलेगा जय साउंड हमेशा, ठीक है। जे से जय बनता ही है, और ये जी जो है जी प्लस ई आता है, जो जे साउंड बनाते हैं व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड। तो जैसे ये है तो ये होगा adjacent, दिस वन एडजेक्टिव, ये यहां रिड्यूस साउंड है, अगर रिड्यूस करेंगे इसे ई को तो ये ई कहलाएगा, तो एडजेक्टिव, ये बेस्ट इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, बट वी कैन कॉल इट एडजेक्टिव एज वेल। और ये श्वा, हर रिड्यूस्ड साउंड में ये श्वा आप बिना सोचे समझे भी लगा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन एक्सेंट जो हम सीखने वाले हैं उसमें श्वा ही इज द मोस्ट कॉमन रिड्यूस्ड वाउअल साउंड, जो हर जगह बार बार काम आएगी। इसीलिए ये सबसे कमजोर साउंड है, सबसे कमजोर वाउअल साउंड है, लेकिन सबसे ताकतवर इस सेंस में है कि ये सबसे ज्यादा प्रोनाउंसिएशन में यूज होने वाली एक स्वर ध्वनि, एक वाउअल साउंड है। जैसे अब यहां पे भी इसको श्वा यूज कर लिया, देखिए आप ये श्वा यहां भी रिडक्शन के लिए काम आ गया, हर जगह ये श्वा देखिए काम आ रहा है, श्वा अ। तो ये एक बहुत कॉमन रिड्यूस वाउअल साउंड है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसे कहेंगे एडजेक्टिव या एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, और ये टी जो है ये एस्पिरेट होगा,
ब्रिटिश टी जो है वो एस्पिरेट होता है, तो दिस विल बी थ्यू, एडजेक्टिव। और अमेरिकन भी टी एस्पिरेट होता है अगर उससे पहले और बाद में वावल लेटर नहीं आ रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव, राइट। अब ये लेकिन हमसे गलती क्यों हो रही है, क्योंकि हम ये एड जो प्रीफिक्स है इसको सही से नहीं समझ पा रहे और जो रूल है उसको निगेट कर दे रहे हैं। जबकि हम ये गलती, जैसे मान लीजिए जी जे के अलावा मैंने बताया जी साउंड से भी पहले अगर डी आया, उससे पहले वावल है, तो ये डी साला जो है ये चुप रहेगा, जीजा बोलेगा। तो ये जी देखिए यहाँ पे हम बोल देते हैं इसे, यहाँ डी साउंड हम नहीं करते। जैसे ये देखिए ब्रिज, हम ब्रिज को ब्रिज में क्या बोलते हैं क्या उसे, ब्रिज, ब्रिज नो। तो ये जी ई साउंड जो है ये जय बना रहा है। और इससे पहले जैसे ब्रिज, ये एज, एज, एजी, नज, फज, ये सब में सेम रूल लग रहा है, पर यहां हम एक्चुअली लगा पाते हैं और वहां नहीं लगा पाते, क्योंकि वो एड जो प्रीफिक्स है उस एड प्रीफिक्स के कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, अब चलिए, अब हम थोड़ा सा मैं जो बता रहा था रिडक्शन, एक्चुअली इंग्लिश में और हिंदी में फर्क यही है कि हमारे यहाँ जो वावल है उसको रिड्यूस नहीं किया जाता। हमारे यहाँ हर सिलेबल को उसका जो भी स्वर है उसके साथ, पूरे उस स्वर की ताकत के साथ उसे बोला जाता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सिलेबल या शब्दांश को स्ट्रेस दिया जाता है, जोर दिया जाता है, और उस जोर को रिदमिक बनाने के लिए जो आगे पीछे के या लास्ट के जो सिलेबल्स हैं उनमें जो वावल साउंड है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है, रिडक्शन कर दिया जाता है। जोर लगाया, इन्हें कमजोर कर दिया। तो जैसे मान लीजिए यहां पे हम देखें एज। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूं रिडक्शन, वावल रिडक्शन और स्ट्रेस, इसके लिए सबसे प्रमुख निर्धारक होता है सफिक्स। सफिक्स यानी प्रत्यय, ठीक है। जैसे हमारे इक प्रत्यय बोलते हैं तो व्यवहार से बन गया व्यावहारिक, लेकिन वहां जो व्यय का जो व्या हुआ वहां हम लिख देते हैं, लेकिन यहां ये लोग लिखते नहीं है, यहां ये अंडरस्टूड है। अगर एक को स्ट्रेस दिया तो दूसरे को हम उसका वावल रिडक्शन करके छोटा कर देंगे, कमजोर बना देंगे। जैसे हम, अच्छा, लेकिन कुछ एक सफिक्सेस ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रेस का जो पैटर्न होता है, स्ट्रेस का जो प्लेसमेंट होता है वो उसी सिलेबल पे रहता है जिसमें उसके मूल शब्द में था। जैसे मान लीजिए ये है मैनेज शब्द। अब मैन में अगर हम इसको, ये मैन का ये स्ट्रेस यहीं का यहीं रहा, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि लास्ट के जो सिलेबल आते हैं उनमें अमूमन या हमेशा वावल जो है साउंड वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये मैन एज नहीं होगा, ये एज लिखा जाता है। अगर सिंगल लिखा जाएगा ए जी ए तो दैट विल बी एज, एज। बट यहां रिडक्शन हो गया, कमी हुई, और ये बन गया इज, इज, तो ये होगा मैनेज, नॉट मैनेज, मैनेज। और ये देखिए ये तो आप बिना नागा, पर इसी में आता है। बाकी सब में ये ए जी ई जो है ये इज साउंड बनाता है, क्योंकि ये लास्ट में है, सफिक्स है, और ये सफिक्स जो भी होते हैं लास्ट वाले वो रिड्यूस हो जाते हैं अक्सर। और ये जो इसका स्ट्रेस है वो यहीं का यहीं रहेगा। अगर हम मैन लिखेंगे तो उसमें स्ट्रेस नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो एक सिंगल सिलेबल वर्ड होगा, और सिंगल सिलेबल वर्ड में हम स्ट्रेस नहीं लिखते। जब सिलेबल एक से ज्यादा हो जाता है तो हमें किसी सिलेबल को स्ट्रेस देनी होती है और दूसरे को हम फिर रिड्यूस कर देते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे मैनेज, इसको स्ट्रेस दिया तो इसको रिड्यूस कर दिया, तो मैनेज। इसी तरह मैसेज, नॉट मैसेज, मैसेज, पैकेज, सुइज, गार्बेज, लगेज, ये सारे। अच्छा, ये एजी फ्रेंच का है, ये हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। जैसे, अच्छा, इसी की तरह MENT, इसको हम बोल देते हैं मेंट, लेकिन ये मेंट नहीं है भाई, ये वही सफिक्स है, और सफिक्स लास्ट में आया है तो ये रिड्यूस होगा, इसका ये ई, इसका ये वावल रिडक्शन होगा, और ये ई से बन जाएगा क्या, अ, सिंपल, वही श्वा, तो मंट हो जाएगा ये, मंट सिंपली, और धीरे से खिसका देंगे इसे, मंट। सो दिस विल बी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, नॉट मैनेजमेंट, रॉन्ग, मैनेजमेंट नहीं होगा, दिस इज मैनेजमेंट। इसी तरह ये डेवलपमेंट, हम इसको डेवलपमेंट बोल देते हैं, डेवलप, अब भगवान जाने वह कैसे आ रहा है। अच्छा, ये स्ट्रेस तो डेवलप, जैसे इन्वेलप होता है, ये आप इसको विस्तार से करके देखें, बाद में बात करेंगे, चलिए। लेकिन ये दिस इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है ना। इसी तरह मैनेजमेंट। अच्छा, ये सारे एक ही जैसे एग्जांपल है। एंगेजमेंट, दिस इज दिस इज जब आपकी सगाई होता है, दिस इज एंगेजमेंट, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट। अच्छा, अब ये है जैसे आयन, आयन जो है ये सबसे कॉमन सफिक्स है और सबसे कंफ्यूजिंग भी है। जैसे यहां तो ये ईएन से अन बन गया, वही श्वा बन गया,
यानी रिडक्शन हो गया, इन ऐसे बोलोगे अकेला तो ये इन है, लेकिन जब ये लास्ट में आएगा तो ये अन रह जाएगा। जैसे किसी को देखो, जैसे रीजन, रिलीजन, चैंपियन। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए, लेकिन अब जैसे इसमें भी क्या करते हैं, जैसे एजुकेशन, TION आएगा तो शन बोलेगा, लेकिन इस TION से पहले अगर एस आ गया तो चन बनेगी साउंड, न कि शन। जैसे क्वेश्चन, इसको हम सही बोलते हैं क्योंकि हम कई बार सुन लेते हैं, इसलिए चलिए सही बोल दिया। सो दिस इज क्वेश्चन, लेकिन इसको हम क्या बोल देते हैं, डाइजेशन। रॉन्ग, दैट इज डाइजेशन, क्योंकि ये एस साउंड आ गई है टी से पहले। इसी तरह कंजेस्शन, सजेशन, और हम इनको सबको जो है चन्ना बोल के शन शन बोलते रहते हैं। अच्छा, इसी तरह ये SION से पहले अगर मान लीजिए एक वो SION, TION नहीं है, अभी SION है, SION से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो इसका शनि बोलेगा, जैसे टेंशन, ठीक है। लेकिन SION से पहले अगर वाउवल आ गया तो ये दिस विल बी जन, जन, डिसीजन, अकेजन। ये देखिए रिडक्शन हो गया, इस पे स्ट्रेस दिया तो इसको रिड्यूस कर दिया, यहां पे भी रिडक्शन हो गया। सो इट विल बी अकेजन, कंक्लूजन, वर्जन। अब है जैसे इक, इक अगर हम प्रत्यय लें, एक सफिक्स लें, तो अब यहां से क्या है कि वो वाले, ये ग्रुप उनका है जिन ग्रुप में सफिक्स जो है आने पर सफिक्स से जस्ट पहले वाले सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जाता है। जब इसको स्ट्रेस देंगे तो उससे पहले रिडक्शन हो गया, और ये प्राइमरी स्ट्रेस है। जो ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रेस, दिस वन जो नीचे होता है सेकेंडरी स्ट्रेस। अपने को ध्यान रखना है, प्राइमरी स्ट्रेस का खेला, सारा खेला जो है इस स्ट्रेच और इस वावल रिडक्शन का ही है इंग्लिश में, जो हमको सीखना है, क्योंकि ये हमारी भाषा हिंदी में नहीं है। और ये इसलिए क्योंकि इंग्लिश एक रिदमिक लैंग्वेज है, उसमें एक रिदम बनाने के लिए एक चीज को स्ट्रेस किया जाता है तो दूसरी चीज को रिड्यूस कर दिया जाता है, ताकि एक वेवी मोशन हो, एक रिदम सी बने। हिंदी में ऐसा नहीं है, सारे के सारे वावल, सारे के सारे सिलेबल्स एक ही टाइम में एक ही स्ट्रेस के साथ बोले जाते हैं, जबकि इंग्लिश में किसी को स्ट्रेस करेंगे तो बाकी को रिड्यूस कर देंगे। तो यहां जो ये इक प्रत्यय है, IC, इसकी वजह से क्या रूल है कि इक से जस्ट पहले वाला जो सिलेबल है उस पर स्ट्रेस लगेगा। इस पे स्ट्रेस लगा तो एक तो देखिए इक का इक ही रहेगा, ये इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। और ये देखिए अखे, ये श्वा बन गया है सिर्फ, तो दिस विल बी एकेडमिक, और ये रिड्यूस हुआ तो इसको स्ट्रेस मिल गया, तो दिस विल बी एकेडमिक, दिस इज एकेडमिक, 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 दिस इज मैकेनिक, दिस इज इकोनॉमिक। देखिए एक से पहले वाला को स्ट्रेस मिला, इसको स्ट्रेस मिला तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ठीक है। और ये स्ट्रेस है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, एंड दिस इज डेमोक्रेटिक, क्योंकि ये इस पे स्ट्रेस दिया तो क्रेडिक, क्रेडिक। डिक से इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैं अमेरिकन एक्सेंट पे स्ट्रेस करूंगा, क्योंकि जब अमेरिकन एक्सेंट में टी के पहले और बाद में वावल साउंड आ जाती है तो वो टी जो है एक सॉफ्ट डी की तरह बोलता है। डिक, डिक, हमारा वो जो डै के नीचे बिंदु लगा देते हैं वो इससे मिलता जुलता है, इसलिए मैं इस तरह के साइन लिखूंगा जब इसका हिंदी रूपांतरण लिखूंगा तो इट विल बी डेमोक्रेटिक। ये रिडक्शन हो गया इस स्ट्रेस की वजह से, डेमोक्रेटिक। लेकिन अगर मैं इसी को मान लीजिए डेमोक्रेसी लिखना चाहूं, देखिए ये CI, ये Y, अब इसमें ये दूसरे तरीके का सफिक्स है। इसमें रूल क्या है कि अगर Y वाला कोई सफिक्स है तो स्ट्रेस जो है उससे दो पहले वाले सिलेबल पे दिया जाएगा। जैसे ये है डेमोक्रेसी, अब ये डेमोक्रेसी में क्या है कि ये Y वाला सिलेबल ये है, तो इससे दो सिलेबल पहले वाला 1 2, इस पे स्ट्रेस दिया जाएगा। इस पे स्ट्रेस देने के बाद इसकी क्या स्थिति होगी, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये क्रेसी नहीं बचेगा, इट विल बी खसी, ये क्रेसी नहीं बचेगा, इट विल बी खसी, सो इट विल बी डी, और ये ई इसमें रिड्यूस हो गया। ये जो ग्रीन वाले हैं ये मैंने हर में निशान मारे हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये रिडक्शन ही है। ये रिड्यूस्ड वावल को हम ढंग से नहीं बोल पाते क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज के नेचर में नहीं है, और इंग्लिश में ये है। हमको यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली सीखना है। तो ये क्या है, तो ये क्या हो गया, डेमोक्रेसी, और ये के एक एस्पिरेटेड साउंड है तो ये क्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है। इसी तरह हिपोक्रेसी, फैंटेसी, पॉलिसी, ठीक है, जेलसी, क्योंकि वो इससे पहले वाले पे स्ट्रेस पड़ रहा है, आगे वाला रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया था, इकोनॉमिक, लेकिन अगर सिर्फ इकोनॉमी बोलनी हो तो अब वही इकोनॉमी में क्या होगा कि आप देखिए इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वाई साउंड आ रही है लास्ट में, तो वाई साउंड के साथ वाला जो सफिक्स है वो लास्ट वाला सफिक्स है,
उस सफिक्स से दो पहले वाले जो सिलेबल है उस पे स्ट्रेस पड़ेगा। तो ये ख, इस पे स्ट्रेस पड़ा, ख, इसकी वजह से ये रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया, तो दिस विल बी इकोनॉमी नहीं होगा, इट विल इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी नहीं, ये भाई स्ट्रेस पड़ गया तो ये रिड्यूस करना पड़ेगा आपको, सो दिस विल बी इकोनॉमी। जस्ट लाइक दैट एकेडमी, वहां क्या था एकेडमिक, एकेडमिक, और यहाँ क्या हुआ अकेडमी, वही वाई, वही दो पहले वाले पे स्ट्रेस, उसके वजह से आगे वाले में वावल रिडक्शन, तो एकेडमी नहीं एकेडमी, डमी हो गया, डेमी नहीं डमी हो गया, ठीक है। अच्छा इसी तरह हम जैसे मान लीजिए ये हम और गलतियां क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हम उनको क्या बोलते हैं जियोग्राफी, अरे नहीं भाई ये जियोग्राफी नहीं है, इट इज जियोग्राफी। वाई, क्योंकि ये वो देखो PHY सफिक्स आ गया, वाई वाला सफिक्स है, तो ये इससे दो पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस डलवाएगा, तो ये हो गया जियोग्र, और ये फिर इसके बाद रिड्यूस हो गया, जियोग्राफी नहीं बचेगा, इट विल बी जियोग्राफी, ठीक है। इसी तरह फिलॉसफी, फिलोसॉफी नहीं भाई, ये रिड्यूशन ये रिडक्शन सीखो, तो ये फिलॉसफी, फिलोसॉफी नहीं फिलॉसफी। इसी तरह जैसे होम्योपैथी, अलोपैथी, और TH को वह थ बोलते हैं, इनका थ थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे थ से, वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अच्छा इसी तरह हम बहुत सी कॉमन सी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए बायोलॉजी बोलते हैं, इट इज बायोलॉजी, बाय द सेम रूल, वाई वाला सफिक्स पिछले अपने से दो पहले वाले पे स्ट्रेस दिलवाएगा, उस स्ट्रेस की वजह से आगे रिडक्शन हो जाएगा, तो ये लॉजी नहीं बचेगा, ये बचेगा लजी, सो इट विल बी बायोलॉजी। सेम साइकोलॉजी, साइको, ये लॉजी नहीं लजी, साइकोलॉजी। इसी तरह जैसे मान लीजिए अपोलॉजी, हम किसी से क्षमा याचना करते हैं तो दैट इज अपोलॉजी, अपोलॉजी नहीं। ये सब हमारी गलतियां हैं, और इनका कारण यही है कि हम हिंदी लगा देते हैं इंग्लिश में, और वो हिंदी की बिंदी जो है वो हमारे लिए टेंशन बन जाती है। अच्छा अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो कुछ मैंने पढ़ाया आपको उसे कंफर्म करना है डिक्शनरी से, और डिक्शनरी के लिए आप कैम्ब्रिज की प्रिंटेड या ऑनलाइन डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन डिक्शनरी में आप न सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पढ़ सकते हैं फोनीम्स में, बल्कि उन्हें सुन भी सकते हैं, ताकि आप में एक एक्यूरेसी आए, ताकि आपको समझ में आए, साउंड्स जो हैं वो समझ में आने लगे इंग्लिश की। अच्छा इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए फोनीम्स और प्रोनाउंसिएशन के हिंदी रूपांतरण देखने हैं, तो आपको ऑक्सफोर्ड की हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी भी लेनी चाहिए। हालांकि उसके फोनीम्स में और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत नुक्स है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है, जो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। जैसे उसमें ए डिफ्थोंग को कहा गया ए सिर्फ, जैसे से, इट इज से, उसको वो बोलेगा से ना, इट्स से, बेबी, डे, मे, और इसी तरह ओ को उसने सिर्फ ओ को उसने सिर्फ ओ बोल दिया है, जैसे गो, इट्स गो, नो, नो नो नो, आई डोंट नो, हाँ, सो दैट इज डिफरेंट। थोड़ा सा आपको जो इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से बोलो भाई, संस्कृत को संस्कृत के हिसाब से बोलते हो तो इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से बोलो, ठीक है, वेरी क्लियर। अच्छा अब एक और मैं आपको यहाँ बात बताना चाहूंगा, चूंकि हमें करेक्ट और प्योर इंग्लिश सीखनी है, इसलिए हम नेटिव एक्सेंट वाली ओरिजिनल इंग्लिश ही सीखेंगे। वैसे ये देखिए, ये लगभग 3 महीने पहले की न्यूज है कि अब सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लर्निंग के लिए AI मॉडल्स यूज किए जाने लगे हैं। इन AI मॉडल्स के माध्यम से अब इंग्लिश का प्योर प्रोनाउंसिएशन पॉपुलर होता जाएगा, क्योंकि ये AI मॉडल्स इंग्लिश को नेटिव एक्सेंट में ही बोलेंगे और समझेंगे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग का इनिशियल ट्रेनिंग का जो डेटा है वो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स द्वारा ही उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे में हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषा के दुष्प्रभाव वाला इंग्लिश बोलने का हमारा लहजा यानी इंडियन एक्सेंट इम्प्योर माना जाने लगेगा, और जो इन बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को जितने जल्दी ढाल लेगा वो उतने ही फायदे में रहेगा। वैसे ये सब सीखना इतना कठिन भी नहीं है, और ये सब सिखाने के लिए मैंने कई सारे निमोनिक्स या ट्रिक्स भी बनाए हैं, जो आपकी लर्निंग को और भी आसान बना देंगे। चलिए अगले वीडियो में नेक्स्ट संडे को पहले मैं आपको उन्हीं ट्रिक्स का एक ट्रेलर दिखाता हूं,
ताकि आप में रुचि पैदा हो। एक्चुअली मुझे अपने नोट्स बड़े बड़े अक्षरों में फिर से लिखने पड़ रहे हैं ताकि आप लोग उन्हें आसानी से देख सकें और समझ सकें। नेक्स्ट संडे के बाद हम कंसिस्टेंटली सप्ताह में 3-4 बार मिला करेंगे, ठीक है? सो बाय देन, फॉर दिस टाइम प्लीज बेयर विद मी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।